हेलो गाइस, आज हम लोग क्लास 12 का न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे और उसमें से सबसे पहले हम जो चीज़ में स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। हम अपने चारों तरफ नेचर को देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं और प्रकृति को देखने पर हमको दो तरह की चीज़ें ही दिखाई देती हैं। एक वो वाली चीज़ जो एनर्जी है जिसे हम रेडिएशन कहेंगे, और एक वो वाली चीज़ जो पार्टिकल्स है उसको हम मैटर या पार्टिकल कहेंगे। देखिए, रेडिएशन जो चीज़ है उसके पास जो नेचर होता है, नेचर ने उसको जो नेचर दिया है वो नेचर होता है वेव नेचर, जिसमें रेडिएशन वेव के फॉर्म में आगे बढ़ता है। जैसे हीट वेव आप लोगों ने देखी हुई है, ऊष्मीय तरंगें, तो वो कौन सा नेचर है उसका? रेडिएशन नेचर है। इसी तरह से रेडियो वेव, माइक्रोवेव, एक्सरे, ये सब कौन सा नेचर रखती है? रेडिएशन नेचर रखती है। ओके, तो नेचर का एक पार्ट क्या हो गया? रेडिएशन। ओके, जिसको हम बोलेंगे रेडिएशन वेव्स। रेडिएशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? विकिरण। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विकिरण बोलते हैं। ठीक, इसी तरह से नेचर का एक दूसरा रूप भी होता है, इसको हमने नाम दिया है पार्टिकल्स, या हम इसको क्या कहेंगे? मैटर। मैटर को हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? पार्टिकल को बोलेंगे कण और मैटर को क्या बोलेंगे? पदार्थ। ओके, रेडिएशन के पास कौन कौन सी कैरेक्टर्स होते हैं? तो आंसर है रेडिएशन के पास वेव लेंथ होती है, क्योंकि इसके पास वेव नेचर है, इसलिए इसके पास क्या होनी चाहिए? वेव लेंथ होनी चाहिए। वेव लेंथ को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। इसी तरह से इसके पास एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति। ओके, इसी तरह से और भी इसमें फीचर्स हम देखेंगे आगे। एनीवे, अब नेचर का एक दूसरा पार्ट है, इसको हम बोलते हैं पार्टिकल। पार्टिकल के पास क्या होता है? तो आंसर है पार्टिकल के पास मास होता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? द्रव्यमान। इसी तरह से पार्टिकल के पास दूसरा कैरेक्टर भी होता है वॉल्यूम, वो एरिया को कवर करता है, इसको हम कहते हैं आयतन। इसी तरह से पार्टिकल के पास मोमेंटम होता है। इस तरह से बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स या मैटर के पास हो सकती हैं। ओके, इसके बाद पार्टिकल के पास या मैटर के पास जो कैरेक्टर्स होते हैं वो रेडिएशन के पास नहीं होते हैं, और रेडिएशन के पास जो कैरेक्टर होते हैं वो पार्टिकल के पास नहीं होते हैं। एक चीज जो इनमें कॉमन है वो दोनों के पास हो सकती है, जिसका नाम है एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी का मतलब क्या होता है? ऊर्जा। ये दोनों के पास हो सकती है, ठीक है। और चूंकि ये दोनों की दोनों ही इस यूनिवर्स के बच्चे हैं और यूनिवर्स इन्हीं दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो हमको इन्हीं के बारे में स्टडी करना है पूरी फिजिक्स में। ओके, अब हम इसमें लेते हैं, हम जो चीज इसमें स्टडी करना चाहते हैं उसका नाम है पार्टिकल्स। पहले हम पार्टिकल्स के कैरेक्टर को स्टडी करेंगे। एनीवे, एक चीज और सुन लीजिए, रेडिएशन और पार्टिकल आगे जाके जब हम मॉडर्न फिजिक्स में हम ये पढ़ेंगे कि ये दोनों एक दूसरे में एक्सचेंज होते हैं। पार्टिकल का नेचर रेडिएशन भी हो सकता है और रेडिएशन का नेचर पार्टिकल भी हो सकता है। तो ये हम आगे जाके मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हमको इनको सेपरेट करके ही पढ़ना है। तो पहले हम लेते हैं पार्टिकल नेचर, दैट इज मैटर नेचर। ओके, तो हम मैटर को लेते हैं। अब मैटर में हम क्या स्टडी करना चाहते हैं? तो आंसर है मैटर में हम मैटर की प्रॉपर्टी को स्टडी करना चाहते हैं। किस तरह की प्रॉपर्टी को स्टडी करना चाहते हैं? तो हमने देखा मैटर क्या कर सकता है, तो आंसर है मैटर फोर्स लगा सकता है। फोर्स का तात्पर्य क्या है? फोर्स लगाने से तात्पर्य क्या है? फोर्स लगाने से तात्पर्य यह है किसी चीज पर बल लगाना। बल का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को ढकेलना या खींचना या ग्रिप में टाइट कर लेना, दैट इज फोर्स लगाना। फोर्स लगाना, तो मैटर क्या कर सकता है? फोर्स लगा सकता है। ओके, तो ये किस तरह का फोर्स लगाता है? तो हमने ये देखा अपने चारों तरफ दुनिया को देखा। अर्थ पर जो ऑब्जेक्ट है, अर्थ पर जो भी ऑब्जेक्ट है, अर्थ उन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेती है, यानी कि अर्थ सब पर फोर्स लगा रही है और फोर्स लगाकर अपनी ओर खींचती है। इसी तरह से हमने आकाश में देखा बहुत सारे स्टार्स हैं, वो स्टार अपनी अपनी लोकेशन पर स्टेशनरी है, खड़े हुए हैं, या हम ये कह सकते हैं वो घूमते हैं और वापस उसी जगह पर आ जाते हैं। तो इसका मतलब उनको आपस में किसी ने खींच कर रखा हुआ है। इस खींचने वाली चीज को हम क्या कह रहे हैं? फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होगा, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हुए हैं, खिंचे हुए हैं। इसे हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम जो देख रहे हैं वो किसका गुण है, तो आंसर है वो मैटर का गुण है। तो मैटर के पास ऐसी कौन सी चीज होती है जिससे वो ये फोर्स लगा सकता है, तो आंसर है, हमने देखा मैटर के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, उसमें से एक प्रॉपर्टी हमने देखी मास। मैटर के पास क्या है, मास है। तो इस मास के कारण वो जो फोर्स लगाता है, उस फोर्स का हमने नोमेनक्लेचर किया और उसका हम लोगों ने नाम रखा, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। हिंदी में इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ये क्लास 11th में आप लोग स्टडी कर चुके हैं। ओके, तो ये मैटर का एक प्रॉपर्टी हो गया फोर्स लगाने का। और फोर्स का नेचर कौन सा है, कौन सा वाला फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस फोर्स को लगाने के लिए उसके पास क्या होना आवश्यक है, तो आंसर है उसके पास मास होना आवश्यक है। मास, मास यानी द्रव्यमान। ओके, तो द्रव्यमान के कारण वो जो फोर्स लगाता है उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशन फोर्स। ओके, अब इसमें अगली चीज देखिए, हमने ये देखा कि ये वाला जो फोर्स होता है वो कभी ज्यादा लगता है, कभी कम लगता है। तो ये हम कैसे बताएंगे कि कभी फोर्स कम होना चाहिए, कभी ज्यादा होना चाहिए। तो हमने देखा, हमने अर्थ को देखा, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है दूसरी तीसरी चीजों से। तो अर्थ क्या कर सकती है, उन कम मास वाली वस्तुओं को, कम द्रव्यमान वाली वस्तुओं को अपनी तरफ खींच सकती है। क्यों, क्योंकि अर्थ का द्रव्यमान ज्यादा है। इसी तरह से हमने देखा कि अर्थ से ज्यादा मास वाला सन है, तो सन का साइज इतना बड़ा है जो अर्थ के मास से बहुत ज्यादा है, तो इसलिए सन अर्थ को खींचकर रखता है, इसलिए अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इसी तरह से दूसरे स्टार, तीसरे स्टार, मून, बाकी प्लेनेट सब एक दूसरे के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ बने हुए हैं। उस फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स। और इस फोर्स का कारण क्या है, तो आंसर है मास। और मास किसकी प्रॉपर्टी है, तो आंसर है मैटर की प्रॉपर्टी है। राइट, ओके। अब हमने ये समझ लिया कि ग्रेविटेशन फोर्स का ड्यू क्या है, मास है। मास ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, मास कम होगा तो फोर्स कम लगेगा। ओके, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि मैटर में एक दूसरी तरह की प्रॉपर्टी भी होती है और उस प्रॉपर्टी के कारण वो फोर्स लगा सकता है। लेकिन हमने एक चीज और देखी कि जब वो प्रॉपर्टी के कारण वो फोर्स लगाता है तो इतना ज्यादा फोर्स लगाता है कि उस फोर्स के सामने ग्रेविटेशन का फोर्स कम पड़ जाता है। ये कैसा फोर्स है, अब इसको जरा देखिए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने इस बोर्ड पर इस मार्कर से कुछ लिखा हुआ है, तो मैंने जब इस पर लिखा तो इसके जो इंक के स्पॉट थे वो इस बोर्ड पर छूट गए, यानी कि ये स्पॉट इस पर चिपक गए। ओके, तो अगर ये इंक के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं इससे चिपके हुए हैं, उनके पास भी मास होना चाहिए, ठीक है। और ये बोर्ड अर्थ से कुछ हाइट पर यहां पर लगा हुआ है और ये पार्टिकल इससे चिपके हुए हैं, फिर भी अर्थ इन पार्टिकल को अपनी तरफ नहीं खींच पा रहे, जबकि इसके पास भी मास है, अर्थ के पास भी मास है और अर्थ का द्रव्यमान यानी कि मास इस छोटे छोटे इंक के पार्टिकल के द्रव्यमान से बहुत ज्यादा है, फिर भी अर्थ इनको नहीं खींच पा रही। क्यों नहीं खींच पा रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स इस पर लग रहा है या ये बोर्ड इस पर लगा रहा है, वो वाला जो फोर्स है वो ग्रेविटेशन का फोर्स नहीं हो सकता, शायद कोई दूसरा फोर्स होगा। एनीवे हम उसको डिस्कस कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे, उसका नाम रख देंगे वो कौन सा फोर्स है। तो नेचर में दूसरे तरह का भी फोर्स होता है। ओके, और उस फोर्स को हमने एक नाम दिया, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको हम हिंदी में कहेंगे स्थिर वैद्युत बल। अब हम इसको स्टडी करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, स्थिर विद्युत बल हम किसको कहेंगे। ओके, और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये किस तरह से काम करता है, तो इसको देखिए जरा। ये बोर्ड है, बोर्ड पर मैंने क्या किया, ये मार्कर को लिया और इस मार्कर से मैंने इस पर इसको ऐसे चलाया। तो जब मैं इस पर इसको ऐसे रब करता हूं, रब करने का मतलब रगड़ता हूं, तो जैसे ही मैं रगड़ता हूं तो इस पर इंक के स्पॉट छूट जाते हैं।
ओके, तो जब इस पर इंक के स्पॉट छूट जाते हैं तो ये बोर्ड क्या करता है, इस इंक के स्पॉट को पकड़ लेता है। इस पकड़ने वाले फोर्स को ही हमने क्या नाम दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, अगर हमने इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया है तो ऐसा हमने इसमें क्या कर दिया कि ये वाला फोर्स क्रिएट हो गया। तो आंसर है, जब हमने एक ऑपरेशन किया, ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन किया, हमने एक रगड़ने का काम किया। तो जब हम किसी चीज को रगड़ते हैं, रगड़ किसको रहे हैं, तो आंसर है मटेरियल को रगड़ रहे हैं, पदार्थ को रगड़ रहे हैं। तो जब पदार्थ को हम रगड़ते हैं तो रगड़ने से उसमें एक ताकत आ जाती है, क्या जाती है, ताकत, और उस ताकत के कारण वो किसी चीज को अपनी तरफ खींच सकता है। क्या कर सकता है, खींच सकता है। इस ताकत को हमने एक नाम दिया, और उसको हमने जो नाम दिया उसका नाम क्या है, चार्ज। उसको हम क्या करेंगे, चार्ज, ठीक है। और चार्ज को हम हिंदी में क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ओके अच्छा, ये आवेश किसके पास आया, तो आंसर है ये एक मटेरियल के पास आया। मटेरियल के पास एक और गुण पहले भी था, कौन सा, गुरुत्वाकर्षण वाला, ग्रेविटेशन का फोर्स अप्लाई करने का। दूसरा गुण इसके पास कौन सा आ गया, ये वाला, ये वाला, इसको हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये वाला फोर्स कब आया, जब हमने इसको रगड़ा। तो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक इसमें पैदा करने के लिए, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक है दोनों, लेकिन ये वाली कैरेक्टरिस्टिक इसमें पैदा करने के लिए हमको कुछ करना पड़ता है, तब जाके इसके पास वो कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है और ये दूसरी चीजों को खींचना स्टार्ट कर देता है। ओके, ठीक है, तो इसको हमने एक नाम दे दिया, इसका नाम हम लोगों ने क्या रखा, चार्ज। ओके, अब जब हम आगे जाके चार्ज के बारे में पढ़ेंगे तो चार्ज हम किसी चीज को देते हैं या लेते हैं, तो चार्ज का जब एक्सचेंज होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो जब चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है तो हम एक चीज देते हैं कि रास्ते में जब वो तेजी से जाता है तो एक स्पार्क पैदा होती है, एक चमक पैदा होती है, और उस चमक को हम ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रा कहते थे। क्या कहते थे, इलेक्ट्रा। और उस इलेक्ट्रा के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या नाम पड़ गया, इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो इसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे। तो इसका पूरा नाम क्या होता है चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। ओके, ये चमक हमको कई जगह देखने को मिलती है। जैसे हमने दो पत्थर लिए और उन पत्थर को आपस में रगड़ा, तो जैसे हम उसको रगड़ते हैं हमको चमक दिखती है। आकाश में जब बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली हमको दिखती है, उसको हम कहते हैं चमक। वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक क्लाउड से निकलकर दूसरे क्लाउड में जाता है तो वहां पर स्पार्क होती है। ओके, ठीक है। इसके बाद अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरह से हमने समझा इसको, इसकी डेफिनेशन देखिए। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पार्टिकल। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, आंसर है पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक है। ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई फोर्स, ये क्या कर सकता है, फोर्स लगा सकता है, किस पर, अदर पार्टिकल पर। तो ये अदर पार्टिकल पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। ओके, इसको आगे बढ़ाने से पहले आप एक छोटा सा क्लिपिंग देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ओके गाइस, अभी आपने एक छोटा सा क्लिपिंग देखा जिसमें मैंने आपको एक प्लास्टिक की रॉड से एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया किस तरह से इसने, ये जो प्लास्टिक की रॉड थी, जब मैंने इसको पहले पेपर पर टच कराया था तो इसमें वो उठाने की, उन पेपर के पार्टिकल को अपनी तरफ खींचने की ताकत नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने अपने बालों से रब किया तो रब करने का मतलब क्या है, मैं एक प्रोसेस कर रहा हूँ, रबिंग प्रोसेस, और उस रबिंग प्रोसेस करने के बाद इसी मैटर के अंदर एक दूसरी प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई और उस प्रॉपर्टी का हम लोगों ने नाम क्या रख दिया, चार्ज। इसका मतलब ये बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई, आवेशित हो गई। और जब हम इस आवेशित बॉडी को उस छोटे छोटे पार्टिकल के पास लेकर गए तो इसने उनको खींचना स्टार्ट कर दिया।
तो ये वाली जब प्रॉपर्टी इसमें आती है तो इसमें एक ताकत आ जाती है, उस ताकत का नाम हम लोगों ने क्या रखा है, चार्ज, यानी कि ये क्या हो गई, चार्ज। तो इसे चार्ज होना हम कहते हैं, क्या कहते हैं, चार्ज होना। ओके, अब हम इसमें आगे चलते हैं। तो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, एक बार फिर से मैं पढ़ के सुनाता हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पार्टिकल ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन द अदर पार्टिकल, ओके, या मैटर। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है मैटर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी, जो हमको लानी पड़ती है, वी हैव टू ब्रिंग इट, ओके। और ये वाली प्रॉपर्टी के लिए किसके पास होती है ये प्रॉपर्टी, तो आंसर है मास के पास होती है, ठीक। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम एक चीज में स्टडी करेंगे, एक फिनोमेना हम इसमें स्टडी करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग्स। क्लिंग मतलब चिपकना। ये एक ऐसा वंडरफुल फिनोमेना है जो हमें डे टू डे लाइफ में हर जगह देखने को मिलता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मैं इस बोर्ड पर कुछ भी लिख रहा हूँ और वो सारे जो भी मैं लिख रहा हूँ इंक के स्पॉट इस पर चिपक जा रहे हैं, ये क्या चीज़ है, तो आंसर इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग बोलेंगे। इसी तरह से आप नट बोल्ट कसते हैं, नट बोल्ट टाइट करते हैं, तो नट बोल्ट जब टाइट करते हैं तो कौन सा फोर्स है, तो आंसर वो कौन सा है, वो भी क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। इसी तरह से जब आप पेंट करते हैं दीवार पर, तो दीवार पर पेंट करते हैं, वो पेंट दीवार से चिपक जाता है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। इसी तरह से जब आप फर्श पर चलते हैं तो चलने पर आपके पैर फर्श से अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, आप फिसलते नहीं हैं और चल पाते हैं। कौन सा फोर्स है, आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। तो ये जितने भी हम फिनोमेना देख रहे हैं डे टू डे लाइफ में, वो सब क्या है, वो कौन से फोर्सेस के कारण है, तो आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण है। तो कहीं भी जहां ग्रेविटेशन का फोर्स नहीं है तो इसका मतलब वो कौन सा फोर्स होगा, वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ओके। अब इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आकाश में बादलों के बीच स्पार्क होती है, लाइट होती है, वो कैसे हो जाती है, तो इसके पीछे हमारे एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक एक्सपेरिमेंट देखिए किस तरह से इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया। हम लोग क्या देखते थे, हम लोग अर्थ पर रहकर कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे। किस तरह के एक्सपेरिमेंट करते थे, हम कुछ पदार्थ लेते थे, मटेरियल लेते थे, उनको आपस में रब करते थे। तो रब करने पर उनके बीच में एक चटती आवाज़ आती थी, स्पार्क होता था, और हम ये सोचते थे कि यहाँ जो दो पत्थरों को रगड़ने पर स्पार्क हो रहा है, क्या यही स्पार्क बादलों में भी होता है, तो बादलों में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ये वाली इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो इसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक्सप्लेन करने का सोचा कि किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक काइट को उड़ाया, आकाश में काइट को उड़ा दिया, वहाँ तक पहुँचा दिया आकाश में, ओके। तो जब काइट को वहाँ पर पहुँचाया, उनका मानना ये था कि जब आकाश में स्पार्क होगा तो वो चार्ज इस रस्सी के थ्रू होकर आएगा, मैं इसको पकड़े हुए हूँ और ये मेरी बॉडी में से अर्थ में चला जाएगा, तो मेरे को एक एक्सपीरियंस होगा, एक फीलिंग का एक्सपीरियंस होगा, इसको मैं कहता हूँ शॉक लगना। क्या लगना, शॉक मतलब झटका लगना, ओके। तो उन्होंने पतंग को उड़ाया और उड़ाने के लिए आकाश तक उस काइट को पहुँचाया, ओके, लेकिन उनको शॉक नहीं लगा। तो उन्होंने कहा भाई ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, शॉक क्यों नहीं लग रहा। तो फिर उन्होंने सोचा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो मेटल की एक प्रॉपर्टी है, मेटल क्या है, गुड कंडक्टर है, और मेटल में चार्ज बहुत तेजी से चलता है। तो उन्होंने क्या किया, उस काइट से एक चाबी को बांध दिया। अब चाबी को पहुंचाया तब भी उनको कुछ नहीं हुआ। फिर अगले दिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उस समय बारिश हो गई, और बारिश होने से क्या हुआ, धागा गीला हो गया, और धागा गीला हो गया तो वहाँ से जो करंट था वो सीधा उनके हाथ में आया और उनको शॉक लगा। और शॉक लगने पर ये पहला बंदा जो था वो मुस्कुराया, क्यों, क्योंकि ये इसने प्रूव कर दिया कि आकाश में जो स्पार्क हो रहा है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो रही है वो अर्थ पर होने वाले इलेक्ट्रिसिटी ही है, वो भी हमको शॉक लगा सकती है। तो ये किसने प्रूव करके बताया हमको, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमको प्रूव करके बताया, ओके। और इन्होंने कई एक्सपेरिमेंट करके इस चीज़ को करके भी दिखाया, बहुत सारी चीज़ों को, पैनी चीज़ों को उन्होंने रगड़ा, बहुत तेज़ी से रगड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा रगड़ा, तो रगड़ने से इतना ज़्यादा रगड़ दिया कि वो बॉडी इतनी ज़्यादा चार्ज हो गई, और जब उनके बीच में लाया गया तो उसमें भी हमको वही चीज़ दिखाई दी जो आकाश में बादलों के बीच हमको दिखाई देती है, ओके।
ठीक है, तो पहली चीज इसमें दो चीजें आपको समझ लेनी है। एक तो वो वाली चीज, इधर देखिए, चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी का मतलब क्या होता है? तो आंसर है, जब हम किसी चीज को रब करेंगे, रब करने से उस बॉडी के पास इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा, तो हम उसको क्या कह देंगे? चार्ज बॉडी। मतलब वो आवेशित हो गई। क्या हो गई? आवेशित। ओके, अब इसका एक दूसरा नाम भी होता है। अगर हम इस आवेशित बॉडी के पास एक दूसरी बॉडी लेकर आते हैं, वो भी चार्ज बॉडी है, तो इसमें से एक स्पार्क निकलकर इधर की तरफ जाता है, या कोई भी मटेरियल इधर से इधर की तरफ जाता है, तो हमको स्पार्क दिखता है। तो अब हम उस बॉडी को जब देखते हैं, और वो बॉडी के पास अब वो ताकत नहीं रही। कौन सी वाली ताकत? छोटे छोटे पार्टिकल को खींचने की ताकत, जो वो पहले खींचा करती थी, अब वो नहीं खींच पा रही, तो हम क्या कहेंगे? वो बॉडी क्या हो गई? डिस्चार्ज हो गई। तो जब स्पार्क होता है तो बॉडी डिस्चार्ज हो जाती है, और जब स्पार्क नहीं हो रहा है तो बॉडी अभी क्या है? चार्ज है। ओके, तो ये दोनों मीनिंग आपको समझ में आ गए कि चार्ज होना क्या होता है और डिस्चार्ज होना क्या होता है। फिर से, चार्ज करने के लिए आपने बॉडी को रब किया, बॉडी चार्ज हो गई, अब इसने खींचना स्टार्ट कर दिया। ओके, इसी तरह से मैं एक बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने प्लास्टिक लेकर एक्सपेरिमेंट किया, ग्लास लेकर एक्सपेरिमेंट किया, सिल्क लेकर एक्सपेरिमेंट किया, डिफरेंट मटेरियल लेकर मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, सब में वो ताकत होती है कि अभी ये प्रॉपर्टी किसकी है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ओके, और ये चार्ज होना होता है। और जब हम दो चार्ज बॉडी को एक दूसरे के पास लाते हैं, तो हमको एक स्पार्क मिलता है, और उस स्पार्क के कारण उनकी ताकत खत्म हो जाती है। फिर आप टच करा के देखेंगे, वो किसी चीज को नहीं खींचती, तो इसको हम क्या कहेंगे? डिस्चार्ज होना कहेंगे। ओके, तो ये हो गया। अब ये जो मेथड है बॉडी में चार्ज लाने का, इसको कौन सा मेथड कहेंगे? क्योंकि हम ये जो चार्ज लाने का जो तरीका है, फ्रिक्शन के कारण हम ला रहे हैं, रगड़ने के कारण ला रहे हैं, घर्षण के कारण ला रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि घर्षण विद्युत। ओके ओके, अब इसके बाद हम लोगों ने चार्ज को और ज़्यादा स्टडी किया कि चार्ज करता क्या है। जैसे हमको एक बात पता है कि गुरुत्वाकर्षण का जो बल है, ग्रेविटेशन का फोर्स जो है, वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। इसके एग्जाम्पल है, अर्थ पर हम खड़े हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे, वो नीचे आता है। इसका मतलब अर्थ के पास उसको खींचने की ताकत होती है। ओके, तो इसी तरह से चार्ज के पास किस तरह की ताकत होती है? वो खींच सकता है या ढकेल सकता है, वो हम देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखे। देखिए, मैं आपको करके बताता हूँ। इधर देखिए, ये मैंने क्या किया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मैंने गिलास की बॉल्स ली, ग्लास बॉल्स, दिस इज ग्लास बॉल्स। ओके, देयर आर 2 ग्लास बॉल्स, दिस इज 1 ग्लास बॉल, दिस इज 2 ग्लास बॉल। ओके, इन दोनों को मैंने रब किया, और रब करने के बाद इसको भी रब किया, इसको भी रब किया, मतलब रगड़ा, और रगड़ने के बाद मैं इसको लेकर आया, तो मैंने क्या देखा? ये दोनों ग्लास की बॉल ऐसे दूर हो गई। रब करने के बाद लेकर आया तो ये दोनों बॉलें ऐसे हो गई। मतलब ये दूर होने का मतलब क्या है? दूर होने का मतलब रिपेल। इसको, इस चीज को हमने क्या नाम दिया? रिपेल होना, प्रतिकर्षित होना। ओके, इसी तरह से हमने क्या किया? मटेरियल चेंज कर दिया। अब हमने प्लास्टिक बॉल्स ले ली, इन प्लास्टिक बॉल्स को भी हमने रगड़ा, इसको भी रगड़ा, इसको भी रगड़ा, और रगड़ने के बाद हमने दोनों को आपस में लटकाया, तो ये भी इस तरह से दूर हो गई। तो अगेन सेम प्रोसेस, रिपेल, इसको क्या कहेंगे? रिपेल होना, रिपेल होना, दूर हो जाना, प्रतिकर्षित हो जाना। अब हमने क्या किया? एक ग्लास बॉल ली जो ऑलरेडी चार्ज है, मतलब आवेशित है। एक हमने प्लास्टिक बॉल ली, वो भी ऑलरेडी चार्ज है, आवेशित है। दोनों को हम लेकर आए तो हमने क्या देखा? ये जो बॉल इतनी दूर थी वो पास आने लगी इस तरह से। और पास आने का मतलब क्या होना? एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होना। तो अट्रैक्ट होता है। तो ये वाले एग्जाम्पल भी हमको नेचर में दिख रहे हैं कि वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये वाला एग्जाम्पल भी हमको नेचर में दिख रहा है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठा कि चार्ज करता क्या है? रिपेल कर सकता है या अट्रैक्ट कर सकता है? और हमको नेचर में दोनों एग्जाम्पल दिख रहे हैं, रिपेल भी कर रहा है, अट्रैक्ट भी कर रहा है। तो फिर चार्ज को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो उसके लिए हमने कहा कि आप ये मान लीजिए कि चार्ज एक प्रकार का नहीं होता, 2 प्रकार का होता है। जैसे
ये दो ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं, एक जैसी हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी, भले ही गिलास हो चाहे प्लास्टिक हो। और जब दो ऑब्जेक्ट डिसिमिलर होती हैं, एक गिलास है और एक प्लास्टिक है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से चार्ज के पास दोनों गुण होते हैं, रिपेल करने का भी गुण होता है और अट्रैक्ट करने का भी गुण होता है। और ऐसा तभी हो सकता है पॉसिबल जब हम ये मान लें कि चार्ज कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। ओके, तो ये टाइप्स हो गए उसके कि टाइप्स ऑफ चार्ज कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का हो गया। ओके ठीक है, इधर देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज शो बोथ द प्रॉपर्टीज, दोनों तरह की प्रॉपर्टीज वो शो करता है, अट्रैक्शन भी दिखाता है और रिपल्शन भी दिखाता है। अट्रैक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं आकर्षण और रिपल्शन को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिकर्षण। ओके ठीक है, और ये हमने इसको दो प्रकार का क्यों माना, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा और एक्सपर्ट ने हमको ये बताया, इसलिए हमने मान लिया कि चार्ज कितने प्रकार के होती हैं, दो प्रकार के। ओके, तो जो सिमिलर चार्ज होते हैं इसको हम हिंदी में कहेंगे सजातीय आवेश, वो हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और जो विजातीय आवेश होते हैं यानी कि डिसिमिलर आवेश होते हैं वो हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो एक रूल आपको पक्का याद कर लेना है क्लास 12th में आगे की स्टडी के लिए कि सिमिलर चार्जेस के बीच हमेशा क्या होता है, रिपल्शन होता है, और डिसिमिलर चार्जेस के बीच हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है। अब इसके बाद इनका नोमेनक्लेचर कि चार्जेस के हमने क्या नाम रखे। तो जो चार्जेस के हमने नाम रखे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो अब आज की क्लास में केवल हम इतना ही बताएंगे कि चार्ज क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी आगे की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। ओके।